अभी चेंज हो गया, इतना जल्दी यू टर्न तो सियासी पार्टी नहीं लेती भाई। ठीक है, ओके ओके, मतलब खिचड़ी बनी हुई है, अभी फाइनल कर दीजिए। ये आप इन्हीं के साथ हैं, आप कोशिश करें इसी ग्रुप के साथ हो, ठीक है, इसी ग्रुप के साथ हो जी। यहां से जी मिस, आप बताइए कहां तक क्लैरिटी है आपकी, यहां तक है? अच्छा यहां तक है जी, जबरदस्त जी। आप लोगों का यहां तक है, कहां तक है? अच्छा ओके जी। ये कैसे फिलोसफर्स, कैसे ये, अच्छा चले। अब देखिए, जब लीडर के साथ फॉलोअर्स नहीं होते, लीडर जो है ना वो बस जाया ही हो जाता है जी। जबरदस्त जी, जबरदस्त हो गया। जब आप इस वक्त कहां पे काम कर रहे हैं सभी, कहां पे काम कर रहे हैं? स्कूल में? पक्की बात है, आप सभी स्कूल में काम कर रहे हैं? अच्छा, सभी स्कूल में काम कर रहे हैं। तो भाई अगर स्कूल में काम कर रहे हैं तो ये स्कूल से बनता क्या है? स्कूल से क्या बनता है? बताएं, कोई एक सेंटेंस बताएं जो इससे बनता हो। जब आप कपड़ा लेने जाते हैं ना, चूंकि मेजोरिटी इस वक्त माजर के साथ जो हमारे ये मेल पार्टिसिपेंट मेजोरिटी खवातीन की है, तो कपड़ा लेने जाते हैं तो पूछते हैं ना भाई कौन सा है, ये क्या मटेरियल है, कितनी प्राइस है, किस तरह, सारे उसके हम पूछते हैं। तो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल से बनता क्या भाई? जी को बताएं प्लीज। क्या, दोबारा बताइएगा। क्लैपिंग करें इनके लिए। अच्छा देखिए, मैनेजमेंट साइंसेज ऐसी चीज है, मैनेजमेंट साइंसेज ऐसी चीज है, इसमें सब चीजें एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा जी, और कोई कोशिश करें, और कोई कोशिश करें भाई। इतने मैं तो स्कूल में नहीं पढ़ाता, ठीक है, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कम से कम पता होना चाहिए स्कूल से बनता क्या भाई। स्टूडेंट comes here to obtain the objective of life. Student comes here to obtain objectives of life. भाई आप अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो कभी सोचा नहीं, ये जानने की कोशिश करें कि ये शय क्या है। तो जरा ये बताइए, अगर बच्चा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ अचीव करने के लिए आता है, इट्स बीन आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अपना बच्चा यहाँ पे दाखिल करवाएं, हम आपको ब्राइट फ्यूचर देंगे, ऐसे ही है? ऐसा ही है ना भाई? ओके, तो जरा फिर ये बताइए, कुरान करीम में टोटल आयात कितनी है? डस्टर मंगवा के 114। अच्छा देखिए, कुछ आवाज आई 114, 114 सूरह है, तो इससे देखिए जरा, कुछ आवाज आई 114 की, ठीक है, 114 सूरह है। अच्छा जरा आप ये देखिए कि हमारा टॉपिक है डिफिकल्ट लर्नर, डिफिकल्ट स्टूडेंट। तो अभी हम ना पीपीटी हमारा जो एक सेकेंडरी सोर्स होगी, चूंकि टाइम कम है, उसके साथ कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए आप लोगों की पार्टिसिपेशन पे इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। हमने कहा 114। तो भाई ये बताइए कि हाँ, मैंने तो पूछा कि कुरान करीम में टोटल आयात कितनी है? 6,666। अच्छा, हमारी यहां से आवाज आई 114, कुछ पार्टिसिपेंट्स की, कुछ पार्टिसिपेंट्स की आवाज आई 114। ये स्लो है या ये ज्यादा पक्का है? अच्छा, हमने कहा हमारा टॉपिक है स्लो लर्नर। भाई अब स्लो लर्नर होता क्या है? नॉर्मली जिनको पहले हम डिसेबल्ड भी कहते थे ना, हैंडीकैप कहते थे, नॉर्मली अब हम इनको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग, ठीक है। तो अब इनको हमने एक ही उस कैटेगरी में, किसी भी वजह से जो बच्चा स्लो लर्न करता है उसको हम कहते हैं स्लो लर्न। तो इसको हम डिफरेंटली एबल्ड अब कहते हैं, एक पॉजिटिव नेम दे दिया नेगेटिव कनोटेशन से हटा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे बच्चे जिनकी सीखने की सलाहियत जो आहिस्ता है। भाई बच्चे को हमने किस तरह डिफाइन किया कि इसके सीखने की सलाहियत आहिस्ता है? हो सकता है उस्ताद के पढ़ाने की सलाहियत आहिस्ता हो। वो कहते हैं ना तुम्हारा बुरा वो स्लो है क्या, तो हो सकता है उस्ताद के पढ़ाने की। तो उस्ताद के पढ़ाने की सलाहियत किस तरह कमजोर हो सकती है? एक हमने ये भी देखा, हमें कुछ आवाज आई कि 114, तो इसका मतलब है अच्छा टीचर होने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्किल है गुड लिस्टर होना।
जब तक आप गुड लिस्नर नहीं है, बच्चे का क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। बच्चा आपसे पूछता है चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं, बताएं क्यों कहते हैं चिड़ियाघर को चिड़ियाघर। ज़ूलॉजी का कोई बैठा है स्टूडेंट ये? जी, ज़ूलॉजी देखिए, ज़ूलॉजी इट्स ऑल अबाउट एनिमल्स, उसको शॉर्ट करके ज़ू कर दिया, समझ आता है। लेकिन उर्दू में चिड़ियाघर क्यों बोलते हैं भाई, बताएं। हम सभी जाते हैं ना, अब इसलिए नहीं कहना क्योंकि वो चू चू चिड़िया हर घर आजकल तो वैसे चू चू का मुरब्बा बना हुआ है, लेकिन क्यों कहते हैं चिड़ियाघर? अगर आपसे आपका बच्चा पूछे मिस जरा ये बताइए चिड़ियाघर को चिड़ियाघर क्यों कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हेड डाउन। बच्चा स्लो है, हम स्लो है। बच्चा स्लो है, हम स्लो है। बच्चा आपसे पूछे मिस बताइए कुरान करीम में कितनी आयात है, तो आपने क्या बताया, क्या बताया, बताएं। 6,000, 6,600, 6,600, पक्का? अगर मैं कह दूं कि ये तादाद ठीक नहीं है, कारी साहब भी बैठे हैं, कहीं ये तो नहीं होगा कि इमरान साहब जो है बेदीन हो गए? अल्लाह करीम फरमाते हैं घूमो फिरो निशानियां हैं इस दुनिया में अहले अकल के लिए। अल्लाह ताला इंसान को चैलेंज देते हैं, जो चीजें मैंने बनाई है इसको चेक करो, खुद भी जस्टिफाई करो। हम बचपन से लेके, कहिए होगा तो खैर अभी भी बचपन चल रहा होगा, बचपन से लेके आज तक ये चीज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। 6,666 कितने 100 सालों से लिखी हुई है, जिसने लिख दी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उस्ताद का मतलब ये होता है, बकौल सुकरात, सुकरात को हम सब ने सुना होगा, ये कोई बहुत बड़ा स्कॉलर, ये एजुकेशनिस्ट नहीं था। ये कहता था लोगों की जिंदगी में अगर कोई मुस्बत तब्दीली लानी है, कुछ कंट्रीब्यूशन लाना है, तो रोजमर्रा मसाइल में जो है उसका सोल्यूशन तलाश करें। ये एक बहुत प्यारी बात कहता था कुछ नया करना है तो ऐसा करें, मिसाल के तौर पे फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ये कहता था लाइट का बटन ऑन करें तो इससे ऑफ होना चाहिए, ऑफ करें तो ऑन होना चाहिए। क्यों? कहता है ये सबको पता है, ऑन करने से ऑन होगी, ऑफ करने से ऑफ होगी। तब कुछ नया आएगा जब आप दुनिया को मुखालिफ सिमत से देखोगे। ऐसा ही है ना भाई? तो जो हो रहा है रेपिटिशन। अगर मिसाल के तौर पे मेरे मामू ने 30-35 साल पहले मैट्रिक किया हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी हो, और 30-35 साल बाद वही उस्ताद मुझे आगे पढ़ा रहा है, किताब के साइज में सिर्फ फर्क है, कंटेंट वही है। अगर वो टीचर कहे बेटा आई हैव मोर देन 30 years टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ केमिस्ट्री, मैं कहूंगा सर माय अपॉलॉजीज, आई डिसएग्री, इट्स नॉट एक्सपीरियंस, इट्स repetition of the same thing. Experience mean you are adding something new in your content, your teaching method, your teaching style, your classroom observation, your assessment criteria. अभी हमने हमारा हम ये 1400 साल से 666 पढ़ते रहे, ये रेपिटेशन ही तो है, ये तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये तादाद ठीक नहीं है भाई। बावजूद इसके हमारे यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम होता है सिविल सुपीरियर सर्विसेज का, जिसको सीएसएस बोलते हैं। 2.5-3 साल की तैयारी के बाद जो बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है इसी को टिक करेगा। जो 30-33 साल की सर्विस के बाद ऑफिसर रिटायर हो रहा है, चेक कर रहा है पेपर, वो भी इसी को टिक करेगा। इसके बावजूद ये तादाद गलत है, कभी किसी ने चेक की नहीं की। उस्ताद का मतलब है इट्स अ जर्नी फ्रॉम अननाउन टू नाउन। अगर वही रिपीट करनी है चीजें तो भाई वो तो वालदैन भी बुक पढ़ा सकते हैं बच्चों को। उस्ताद का मतलब है कुछ नया देना यहाँ पे। तो बच्चे को जब हमने ये टैग देना है स्लो लर्नर है, उससे पहले खुद चेक करें कि हम अच्छा अगर ये तादाद गलत है तो भाई सही तादाद क्या है। अच्छा यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है, क्या बताइए ये जो तादाद है इसमें बिस्मिल्लाह शामिल है कि बिस्मिल्लाह शामिल नहीं है? बताएं, शामिल है? कितनी दफा शामिल है? एक दफा। अच्छा ऐसे कमरू मामू शामरू बन के निकल पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, कितनी दफा शामिल है? एक दफा शामिल है। ओके, लेकिन आपने खुद ही कहा कुरान की 117 सूरह है, हर सूरह से पहले किसमें लाई? किससे? अच्छा किस सूरह में दो दफा आई? किसमें? सूरह नमल में। तो इसका मतलब कितनी दफा इसमें ऐड हुई होगी? एक ही दफा हो गया, एक ही दफा है। अच्छा देखिए क्या था, 113 दफा ऐड हो गया तो 114 देख लेते हैं। अच्छा आप ये भी गलत फहमी दूर कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं करीब करीब ये तादाद 32 की अप्रोक्सीमेटली है। मिसाल के तौर पे अगर आपने आपको ये बताओ कि वो तादाद कितना है, कितना तादाद लेट्स से 6349 चेक कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके विदाउट बिस्मिल्लाह जो है ये है 6236, डिफरेंस है इसका, सब डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 113 का, अपना 113 का, क्या ये डिफरेंस ठीक है? हमने कहा सूरह तौबा से पहले नहीं है, 113 रहेगी, लेकिन हमने कहा सूरह नमल में दो दफा है, तो कितना होना चाहिए था डिफरेंस? 114। क्योंकि सूरह नमल के अंदर जो इस्तेमाल हुई उसको ऐसे आयत दे दिया।
आप जरा ये देखिए कि ये तो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है, हमारे वजूद की जो बुनियाद है दीन, उसकी सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन उस किताब के हवाले से जिसके जरिए हमें दीन मिला। अगर हमारी कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, इतनी बेसिक जो हम पढ़ा रहे हैं हमारी बुक्स में भी लिखा हो, तो जरा ये बताइए कोई इंसान अगर खुद के साथ मुखलिस ना हो तो किसी और के साथ मुखलिस हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को जब हमने स्लो लर्नर में टैग लगाना है या उसको अंडरस्टैंड करने कि क्या ये वाकई स्लो लर्नर है, पहले हमने अपनी कैपेसिटी को भी जज करना है। क्या इसलिए स्लो लर्नर तो नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा है तो हमें क्या करना है, सही ना? अच्छा, इसमें एक वजह ये भी हो सकती है, बच्चे को जब हम स्लो, अब हम चूंकि बच्चा स्लो लर्नर क्यों है उसको मैंने अंडरस्टैंड कर, बच्चे को हम इसलिए भी स्लो लर्नर कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे जिस जनरेशन से मैं हूं, मैं जिस जनरेशन से, इस पर दुनिया में टोटल 7 जनरेशन है। सबसे पहले जनरेशन को कहते हैं, हमारा ये वैसे टॉपिक नहीं है, 7 जनरेशन आप वेब पे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जनरेशन है द ग्रेटर जनरेशन, 1901 से लेकर 1924 तक है। उसके बाद सारे जनरेशन आती है 1925 से लेकर 1940 तक है। फिर आपकी बेबी बूमर्स आते हैं 1944 से लेकर 1960 तक, वर्ल्ड वार के बाद से। फिर उसके बाद आपकी जनरेशन एक्स है जो 60 से लेकर 84 तक है। उसके बाद मिलेनियल जनरेशन है 1976 तक जाती है। उसके बाद आपकी जनरेशन थ्री आती है, ये 1996 से लेकर 2013 तक। उसके बाद आपके सामने जो स्कूल में बैठते हैं 2013 से लेकर और जनरेशन ऐसा है। अब जिस जनरेशन से मैं हूं, मिसाल के तौर पर मिलेनियल से, मैं अगर अपने साथी या वालिदैन से सवाल करता, आर्ग्यू करता, तो कहते बड़ा गुस्ताख है ये, और वो सामने जुबान चलाते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपके सामने जनरेशन अल्फा का बच्चा बैठा है, वो आपसे सवाल ना करे तो आप पता क्या करेंगे? अल्लाह मियां की गाय है, बड़ा शायर, बोलते ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसमें। तो जरा ये तो सोचिए कि जनरेशन मिलेनियल्स में अगर किसी जनरेशन में नया हो, वहां पे बड़ों से सवाल करना गुस्ताखी है, और आज सवाल ना करना हम कहते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इसका मतलब हुआ जनरेशन की वैल्यू चेंज होती है। तो मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो और जनरेशन का है, मैं किसी और जनरेशन का हूँ, तो इसके लिए जरूरी है कि मैं उस जनरेशन की वैल्यूज को अंडरस्टैंड करूँ। वो मेरा कस्टमर है, वो चीज उसको पसंद है, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज बनाऊं। पॉइंट समझ पाए? इसका मतलब ये हुआ अगर कोई इंसान के साथ मिलना हो तो वो किसी और के साथ ऊंची आवाज है ना भाई। तो इससे हमें ये साबित हुआ सबसे पहले तो टीचर को खुद के साथ मुखलिस होना, फिर जब वो खुद के साथ मुखलिस है, अपनी कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करेगा तो फिर अच्छे से समझाता है। अगर बच्चा चिड़ियाघर पूछ रहा है ना, चिड़ियाघर को, इसका मतलब ये नहीं उसे हेड डाउन कर, ठीक है? इसका मतलब है हम उसका आंसर तलाश करें। इसका मतलब बच्चा स्लो लर्नर नहीं है, बच्चे को डिफरेंटली हमने ट्रीट कर रहे हैं, उसके क्वालिटी देख सकते हैं। तो अब हमने कहा कि जो डिफिकल्ट स्टूडेंट होते हैं या स्लो लर्नर होते हैं, उनको नॉर्मली कहते हैं डिफरेंटली एबल स्टूडेंट। कोई और क्या हमने स्लो लर्नर केस स्टडी की, इनका क्या होता है, चीजें प्रोसेस करने का स्लो टाइम होता है, चीजें को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अच्छा, उस अंडरस्टैंडिंग की एक और वजह भी हो सकती है, एक टीचर, अच्छा देखिए सर नाम बताइए, हाँ अफलान साहब जो है, इनके पास दो सेक्शन है, 5A 5B, दोनों को फादर करते के लिए दोनों को मैथ कराते हैं। दोनों क्लासेस की जो कैपेबिलिटीज है ना, तो दोनों क्लासेस का पढ़ने का रकन है, जरूर है एक ही तरह। 5A को पढ़ाते हैं, उनको इजीली समझ आ जाती है हर चीज। जब 5B को पढ़ाते हैं, 5B की देख जाते हैं प्रिंसिपल साहब के पास, के सर समझ नहीं आ रही सर, उस्ताद साहब, सर उस्ताद प्रिंसिपल साहब बुलाते हैं, सर ये क्या मसला है, सर कहते हैं सर सब दे दीजिए उसी ईमानदारी के साथ। नहीं पूरी समझ आई, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंटेलेक्चुअल लेवल एक तरह का है, मेमोरी एक तरह का है, शौक एक तरह का है, एक क्लास में समझ आ रही दूसरी में नहीं आई, पॉसिबिलिटी है तो क्यों है, मुझे बताइए क्यों है भाई? स्टूडेंट को सॉरी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होता है बताइए? पढ़ाने का तरीका का जबरदस्त, और बच्चे को समझना चाहिए, बच्चे को क्यों समझना चाहिए, वो हमारा कष्ट है। जरा देखिए, आप बताएंगे लर्निंग स्टाइल जो है बच्चे के किस तरह के होते हैं, कौन कौन से, ओके जबरदस्त होगा। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बच्चों को 3 पहले देते हैं, स्टार्टिंग होता है, गिवन है और है और है, और इसका लॉन्ग भी प्रोसेस को हम 3 कैटेगरी में, सबसे पहले जैसे हम कहते हैं विजुअल लर्नर, तो क्या है
देख के फिर होते हैं ऑडिट भी करना है। तो ये अब 2011 में इस सर्टिफिकेशन फॉर्म का ट्रैकिंग ना ऑफिस से इसका मतलब बता दीजिए उनको सिलेक्ट का सारा सारी वजह से आपको इतना स्टाइल डिफरेंट है क्योंकि हमने कहा बच्चा हमारा कस्टमर है इनको अब तादाद ज्यादा है बच्चों की ये एक है इनको अपना स्टाइल जो है बच्चों के अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना हो ओके अभी हमें और इसी तरह टीचिंग स्टाइल इस तरह ये भी वजह हो सकती है उसका मतलब टीचर को बहुत ज्यादा स्टाइल होना पड़ेगा बच्चे को बात समझाने में अच्छा सवाल ये पैदा होता है भाई ये जो स्लो लर्नर होता है ना ये ऐसे होता क्यों स्लो लर्नर क्यों होता है एक तो हमने कहा हो सकता है टीचर खुद जो है वो क्विक लर्नर ना हो वो टीचर भी स्लो लर्नर हो इस वजह से उसे बच्चा को अगर बच्चा क्विक है तो स्लो लर्नर लग जाए क्योंकि वो बच्चा टीचर का स्टाइल नहीं समझ पा रहा अच्छा अब जरा देखिए ये भी तो हो सकता है कि जो टीचर है बच्चे के हवाले से पहले ही एक पॉइंट बता चुका हो इसको नॉर्मली हम कहते हैं चेरी पिकिंग या बाइस डिसीजन इसको बोलते हैं ये क्या होता है सर कहना चाह रहे हैं कि यहां से आप हिले ना अच्छा अच्छा ये सॉरी वो दूसरा वाइल अच्छा अच्छा देखिए अब बाइस डिसीजन क्या होता है लेट से मैं किसी पोस्ट एरिया से आ रहा हूं ठीक है मैं किसी अर्बन एरिया से आ रहा हूं और जी मेरे वालिद साहब डॉक्टर है वालदा जी एमएससी उन्होंने मैथमेटिक्स की हुई है एक भाई इंजीनियर है अब टीचर ना माइंड बना लेती है कि बड़ा अच्छा बच्चा है पढ़ने वाला बच्चा है बड़ा लायक बच्चा है और दूसरी साइड पे अगर मैं एक रूरल एरिया से आ रहा हूँ मेरे वालिद साहब रेडी लगाते हैं वालदा घरों में काम करती है तो आप माइंड बना लेंगे कि ये ना इस तरह झुग्गी वाला है और ये नेचुरल फेनोमेना है हम इसी तरह का माइंड बना लेते हैं तो फिर क्या होता है हम उस बच्चे के हवाले से परसेप्शन बना लेते हैं दोनों बच्चों के हवाले से ये अच्छी फैमिली से है ये बुरी फैमिली वो हमारी परसेप्शन जो है उस बच्चे पे असरअंदाज होती है अब उस बच्चे पे क्यों असरअंदाज होती है लेट से जी अगर मुझे आप बार बार ये एहसास दिलाएंगे ना मैं झुग्गी वालों को डेफिनेटली मेरी लर्निंग मुतासर होगी मेरा कॉन्फिडेंस शेक होगा मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा जब क्वेश्चन नहीं करूंगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप क्या कहेंगे ये स्लो लर्नर है ठीक है जबकि दूसरी साइड पे जो अच्छी फैमिली से अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है मुंह पे स्टार भी बन रहा है साथ भी खड़ा रहता है चेयर के आके तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ना भाई ठीक है तो इसका मतलब है बात दफा जब हम बच्चे को टैगिंग कर देते हैं तो ये भी इसका एक रूट काज है कि बच्चा स्लो लर्नर बन जाता है अच्छा अब ये ऐसा क्यों होता है अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि भाई हम सब साइकोलॉजी का कोई बच्चा यहाँ पे होगा या बीएड एमएड जिन्होंने क्या होगा या इवन टीचिंग में भी है तो यकीनन इस चीज का हमें अंदाजा होगा इसको ना सर काइंडली अगर कोई थोड़ा सा पानी शानी लगा देना ये एक्टिव हो जाएगा अच्छा देखिए हमने कहा पहली वजह क्या हो सकती है कि टीचर की बायसनेस हो सकती है ये काज हो सकती है बच्चे को स्लो लर्नर बनाने ओके अच्छा अब एक चीज टबुला रासा कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है टबुला रासा क्या मतलब है भाई इसका बताएं टबुला रासा का क्या मतलब है सारे उस्ताद बैठे हैं अगर सारा कुछ मैंने ही बताना है भाई फिर तो ये टीचिंग हो गई ना क्या मतलब होता है टबुला रासा का अब जरा फिर एक दफा बोलिए जो खुद के साथ मुखलिस ना हो बोले ना भाई वो किसी और के साथ नहीं हो सकता तो किस तरह कहेंगे भाई वो वाला स्कूल छोड़ के बच्चा आपके पास आए बिल्डिंग बड़ी है इसलिए टीचर सारे एमएससी इसलिए नहीं मुआशरे को ये बताना होगा कि आप कुछ डिफरेंट करते हैं दिखाना होगा ना भाई अच्छा तो अगर मैं आपको हिंट दे दूं कि टबुला रासा किसे कहते हैं सर प्लीज मुझे आप दे सर प्लीज बैठ अच्छा मैं हिंट देता हूं ये क्या है मेरे हाथ में ब्लैक पेज ब्लैक शीट टबुला रासा या इसे टबुला रासा भी दोनों बुलाया जा सकता है टबुला रासा या टबुला रासा साइकोलॉजिकली टबुला रासा का मतलब है बच्चे का ब्रेन और ब्रेन क्या ब्लैंक अच्छा अब आप सब ने मैथ किसका अच्छा है सर आपको ले लेते हैं बहुत इजी मैथ अच्छा अभी हम सब ने एक एक्टिविटी करनी है सर आप उधर ही बैठेंगे अपनी जगह पे ये सर मैंने आपको एक टेबल बना के दिया जिसमें 3 कॉलम है आपने इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट लिखना ठीक है आपने सिर्फ डाटा लिखना है पेंसिल वो ले लीजिए आप हजरत जी से ले लीजिए अच्छा जरा मुझे ये बताइए बच्चा जब सुबह स्कूल के लिए तैयार होता है स्कूल आता है स्कूल में टाइम गुजारता है वापस जाके यूनिफॉर्म उतारता है ऑन एवरेज बच्चे को कितना टाइम लगता होगा ऑन एवरेज
हाँ जी, ये स्कूल वाले सारे प्रोसेस पे कितना टाइम लगता होगा बच्चे को? कितने? 10 से 11 घंटे, इतना ज्यादा तो नहीं ना भाई? सॉरी, नहीं नहीं, 5-6 घंटे तो सिर्फ स्कूल में गुजारता है वो। इस सारे प्रोसेस में मैंने कहा, इस सारी एजुकेशनल एक्टिविटी में ऑन एवरेज 8 घंटे करीब होते होंगे भाई। ठीक है, ऐसा ही एग्री है 8 पे सारे, या 7 करना है, 6 करना है, इट्स अप टू यू। 8 सर, C1 में 8 लिखिए। ओके, स्कूल से जाने के बाद बच्चा जो है ये ट्यूशन वाली बाजी के पास भी जाता होगा आधे घंटे के। अच्छा, ट्यूशन वाली बाजी के पास कितना टाइम स्पेंड करता है? 2 से 3 घंटे। हाँ, ये टाइम डिपेंड करता है, अगर सिर्फ पढ़ाई के लिए जाता 2 से 2 2.5 घंटे। अगर ट्यूशन वाली बाजी आगे धनिया लेने के लिए भेजती है तो फिर टाइम ज्यादा हो सकता है। 2 या 3 कितना करें? 3 घंटे। अच्छा सर, C1 में 3 और नीचे इसके लिखिए। अच्छा, कारी साहब के पास भी जाता है बच्चा? जाता है। आजकल तो कारी साहब भी कमर्शियल हो गए, अमूमन घरों में आते हैं। हम छोटे होते थे ना, जाते डायरियां होती थी, नमाज की हाजिरी लगती थी, खैर अब चेंज हो गया। अच्छा, कारी साहब के पास कितना टाइम? अच्छा, कारी साहब भी सियाने हैं, जो घरों में आते हैं ना, कारी साहब जब घर में पढ़ा रहे हैं, उधर प्रॉपर्टी का काम चल रहा होता है, हाँ वो फलां बिल्डिंग का मटीरियल पहुंच गया। अच्छा, वो मेरा बेटा 1 साल में जब अलीफ बा था, क्या पढ़ा है? अलीफ बा था। रात को भी मैं का अल्लाह का वास्ता पुत्र, इससे आगे भी कोई लाम पे भी जला जा, कुछ और भी अलीफ बा। बेटी मेरी आते ये बताती, पापा आज भी इसने नहीं पढ़ा। अच्छा खैर, तो कितना कितना टाइम लगाए ये? आधा घंटा। सर 30 मिनट्स इसमें, लेकिन इसको ना कोई या घंटा करे या इसको बाद में। हाँ, अच्छा ये देखिए, सॉरी, अच्छा देखिए, ये एक बहुत ये ना, अच्छा प्लीज बी अटेंटिव। ये देखिए, ये एक बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ कि स्कूल के लिए माँ इतनी तगोदो, सुबह सवेरे ये वो यार दीन की तालीम को हम अहमियत ही कोई नहीं देते। बच्चा गया, ठीक है, पढ़ा है, चेक किया, स्कूल का काम तो डेली चेक हो रहा है। वो कारी साहब का भी देखो क्या पढ़ा है बच्चे ने, कितना, कोई दुआ आती है नहीं आती, नमाज आती है नहीं आती, दीन के। अच्छा, ये इधर ही रह जाता सारा। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहता, अब थोड़ा ये टॉपिक से हटके है, मैं एवरेज ऑफ द एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज ऑफ द एवरेज स्टूडेंट था, फिर भी दुनिया में जितनी ख्वाहिशात थी अल्लाह के फजलो करम से हर ख्वाहिश पूरी, एवरेज ऑफ द एवरेज स्टूडेंट की। तो इसका मतलब है, अच्छा अब एक बहस चली हुई है कंपिटेंसी वर्सेस सोशल स्किल्स। अब सोशल बच्चे का होना ज्यादा जरूरी है, सोशल स्किल वाला बच्चा जो है हम कहते ज्यादा। हाँ, कंपिटेंसी डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट में अपनी जगह, लेकिन सोशल स्किल्स बच्चे में होना बहुत जरूरी है। तो दीनी तालीम बहुत जरूरी है, जितना स्कूल पे उससे ज्यादा इस पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, कितना सर उसमें 30 मिनट्स फिर आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, इसमें ऐसा करें, एक काम और करें, तो फिर कहीं और से ना 30 मिनट्स एडजस्ट करके उधर से माइनस करके इसमें ऐड, ताकि वो ना कैलकुलेशन में आसानी होगी, क्योंकि हमने और में करना है तो मिनट्स में हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये यहाँ, सॉरी, ट्यूशन का वो कम कर लें, ताकि वो कम कर लें, वो 2.5 कर लें, वो 2.5 कर लें, ये मिला के फिर 3 हो जाए। ओके। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे पेंसरा में जो है दिन और रात कितने घंटे का? पेंसरा ही है ना सर? सोहल। अच्छा, 75 सोहल में जो सोहल मछली होती है वैसे एक ना, वो तो खाइए कभी। अच्छा, तो ये यहाँ पे दिन रात कितने घंटे के हैं? इधर भी 24 के ही हैं। अच्छा, चले, C3 में 24 लिख लीजिए, C3 में 24 लिख लीजिए। अच्छा, बच्चा कितनी देर सोता है ऑन एवरेज दिन और रात में मिला के? ऑन है, अगर माएँ जल्दी सो जाती बच्चा जल्दी सो जाता है। अगर सारी रात सतरंगी बुनंजा खादी की सेल देखनी है तो माँ लेट सोती है। ठीक है, तो नॉर्मली ऑन एवरेज 8 घंटे। C2 में 7-8, जो भी 8 लिख लें, भले 7 लिख लें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्लास वाला हेड डाउन तो शामिल नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब C3 - C2 कीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 24 में से ये कितने 8 माइनस कीजिए, क्या आंसर आ रहा है? 16। और वहां पे ऐड कीजिए, टोटल कितना आ रहा है? 11/16, मतलब 11 डिवाइडेड बाय जो है 16, और मल्टीप्लाई 100 करें, क्या आंसर आ रहा है? 11/16 सिर्फ 100। ये करेंगे आप।
बताइएगा। 68, 68 पॉइंट, सॉरी 68, अप्रोक्सीमेटली 68.7। सार्क ममालिक में रिसर्च हुई, उनके मुताबिक एशियन कंट्री जो जिस तरह हमारा पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका है, तो ये कहती कि इस एशियन कल्चर में बच्चा किसी ना किसी तरह ये 62.3% इस टीचर वाले एनवायरनमेंट में टीचर की सुपरविजन में रहता है। किसकी सुपरविजन में रहता है? टीचर की सुपरविजन में रहता है। हमारी रिसर्च कह रही है 68%, 50% भी हो सकता है। मतलब ये मुख्तलिफ जो है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकती है, नो इशू। अच्छा, हम कहते हैं चले हमारी जो कोई बहुत ही आइडियल होगी, हम इसी पे रहते हैं, लेट्स से 62 वाली पे रहते हैं। अगर हम 62 वाली पे भी रहते हैं तो जरा ये बताइए कि हमने ये क्या कहा था, ये क्या है, और ब्लैंक शीट को हमने क्या नाम दिया था? टबुला राजा। इस टबुला राजा, और टबुला राजा क्या था? बच्चे का ब्लैंक माइंड है जो। तो इस पे अगर मैक्सिमम पार्ट जो है टीचर इस पे असरअंदाज हो रहा है, तो बच्चे की इस सारी लर्निंग प्रोसेस में कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? टीचर रिस्पॉन्सिबल है। और टीचर कितना रिस्पॉन्सिबल है कि बेसिक इंफॉर्मेशन को भी अभी अमेंड और करेक्ट करने की जरूरत है। ऐसा ही है ना भाई? हमने खुद अभी देखा कि भाई हम अभी तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो बच्चे जहां स्लो लर्नर है, वहां टीचर भी स्लो एजुकेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली चीज हमने जो बायसनेस कही, तो पहले इस बायसनेस को दूर करना होगा। इस बायसनेस की वजह से भी बच्चा जो है स्लो लर्नर होता है। ऐसे ही है। अच्छा, अब आते हैं हम अगली उसकी एक्टिविटी को नाम बाद में देंगे कि ये दूसरी रीजन क्या है, लेकिन उसको हम परफॉर्म पहले करेंगे, ठीक है? अच्छा, हमारे टोटल कितने ग्रुप्स बने हैं? अच्छा, जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे, कोई बात नहीं है। अभी हमने एक एक्टिविटी करनी है। ये फजान भी आपकी हेल्प चाहिए हो। आप जरा ना ऊपर रंजा फरमाओ और इधर आइएगा जरा। एक साइड पे आप कीजिए। ये हर ग्रुप को ना आपने दो दो ये शीट्स देंगी। हर ग्रुप को आप दो दो शीट्स देंगे, ठीक है? हर ग्रुप को दो दो शीट्स देंगे। कोई भी भले उसमें लिखा है नहीं लिखा, ठीक है? ये सर आपने ग्रुप की दो शीट्स रखी है और पीछे ट्रांसफर करते जाए। ये लीजिए, तमाम ग्रुप के पास दो दो शीट्स आ गई हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है? देखिए, दोनों साइड पे, दोनों साइड पे दो मैंने टेप्स भी दे दिए। अब हमने क्या करना है? दोनों शीट्स पे ग्रुप का नाम लिखना है। जो भी आपका ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे। एक शीट के साथ हम क्या करेंगे? एक शीट को हम ये देखिए, ये करके जितने भी मेंबर हैं सारे उसकी मुरम्मत जितनी जोर से हो सकती है दबा सकते हैं, मुरम्मत कर देंगे। ठीक हो गया? दूसरी शीट पे हम क्या करेंगे? 1.5 से 2 इंच टेप लेनी है। कितनी लेनी है? अच्छा, ये आप लेकिन आगे अगले ग्रुप को फॉरवर्ड करते जाइए। 1.5 से 2 इंच टेप लेके पेज में किसी भी जगह पे लगा के हर ग्रुप मेंबर ने उसकी पूरी तरह मरम्मत करनी है कि उतर ना पाए दोबारा। इंस्ट्रक्शन क्लियर है? एक शीट का हमने ये हाल कर देना है, सब ग्रुप मेंबर्स ने अपनी काबिज पूरी, ताकि कोई इस नेकी से महरूम ना रह जाए। दूसरी शीट पे हमने क्या करना है? 1.5 से 2 इंच टेप लगा के उसे पूरी शीट डैमेज नहीं करनी, लेकिन उसे मजबूती के साथ चिपका करना है। चले ये जरा कीजिए, उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है बेसिकली। चले सर, अपनी टेप लीजिए और पीछे फॉरवर्ड करते हैं।
जी हो गई मुरम्मत। होगी मुरम्मत। जी ग्रुप हो गया सबका। अच्छा आप क्या करना है, आप क्या करेंगे, ये जो आपने शीट थी आपकी, इसको खोल के इस जैसा वापस कीजिए। ठीक है, करें जरा, करें, कोशिश करें, हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी सर, करें, करें जरा, जल्दी से करें। करें जरा, करें, जल्दी से करें, जल्दी। ओके। ये देखें मेरी तो हो गई है, ये वाली। अच्छा ये वाली है, किसी की इस तरह वापस नहीं हो पा रही, पक्की बात है, कोई हाथ की सफाई या जादू तो नहीं है। ओके। अच्छा अब जिस शीट पे आपने टेप लगाई है ना, उस टेप को उतारिए, उतारिए जरा। हाँ ये दे दीजिए, ये शीट भी दीजिए। हो गया आपका, दे दीजिए मिस, शीट भी दे दीजिए, टेप भी दे दीजिए वापस। बस एक ही ये वाली दीजिए, ये शीट भी वापस। चले, अभी मिसाल के तौर पे, जी देखिए मिसाल के तौर पे हमने सिर्फ 2 शीट्स ली है। अच्छा पहले वाली शीट हमने कहा जी नहीं हो रही, आपने पूरी, इवन इसको वो इस्त्री के साथ करेंगे ना फिर भी नहीं हो, निशान रहेंगे। ओके, निशान नजर आ रहा है। ओके, ये टेप के साथ नहीं आ रहा भाई, देखो आ रहा है साफ। ओके। अच्छा, सॉरी, इसके साथ लगा है, मतलब ये भी, इस पे भी निशान जो है, यहाँ से मतलब ये इसका निशान उतरा है तो उसका मतलब इसके साथ है, इस पे भी निशान हमारा रह गया, इसके साथ आ गया। इसको हम कहते हैं टैगिंग। क्या कहते हैं? टैगिंग। मैं एमबीए एचआर कर रहा था, तो मेरे साथ फाइनल सेमेस्टर में एमबीए फाइनेंस का एक बच्चा था। तो क्या हुआ कि वो हमारे एक टीचर थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो टीचर ने उनसे पूछा असाइनमेंट का, तो उसने कहता नहीं सर मैंने नहीं की। तो अब क्या हुआ कि मैंने बाद में उसको कहा अल्लाह के बंदे आपकी देख के तो मैंने की थी, आपने, कहता यार वो सर गुस्से वाले इतने हैं, मैं ना घबरा गया तो मेरे से ना वो बता नहीं हुआ। बाज दफा हम बच्चों को टैग लगा रहे होते हैं, तुम हो ही नालायक, इंग्लिश कमजोर है ना, तुम फेल ही होगे देखना। बाप रेडी चलाता है ना, वो ही रेडी वाले हो ना, गांव से आते हो ना, वो ही पेंडू ही रहोगे तुम। मैथ कमजोर है, तुम नहीं पा, मुझसे लिखवा लो, तुम ऐसे ही रहोगे, धक्के खाओगे। बच्चे से गिलास गिरता है, माँ चांटा धड़म, हाँ अगर ये गिलास अम्मी वाली साइड का तो चांटा शिद्दत अख्तियार कर। अच्छा, अब क्या जरा ये बताइए कि जो वो गिलास गिरा और टूटा, जो उसका नुकसान हुआ, और उसके बदले में जो हमने बच्चे को चमांटा लगाया या उसको हमने शिद्दत से बदतमीज जाहिल गवार कहा, क्या हम उस चीज की उस सजा का तखमीना लगा सकते हैं कि ये हमने उस नुकसान के मुताबिक किया? नहीं लगा सकते, तो भाई लगाया क्यों, उसको नाम क्यों रखा? अल्लाह ताला मना करते हैं किसी भी इंसान का कोई उल्टा या कोई और निकनेम जिसको अमूमन हम कहते हैं वो रखने से। और दूसरी साइड पे ये देखें, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चे आप सल्लम ने उठा के प्यार करना शुरू कर दिया। साहबा फरमाते हैं या अल्लाह के रसूल सल्लम, ये तो कुफार के बच्चे हैं। तो आप सल्लम फरमाते हैं भाई बच्चे अल्लाह के बाग के फूल होते हैं, स्कूल में यहाँ फूल लगे हो हम वो नहीं तोड़ते प्रिंसिपल साहब ना देखने, या अगर कोई कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना प्रिंसिपल को थोड़ी थोड़ी देर बाद खबर, सर वो ये, तो वो कोई देख ना ले, कोई माजरत के साथ मुझे नहीं पता यहाँ है या नहीं है। तो क्या स्कूल में इतना डर, तो अल्लाह ताला, वो हम कह रहे हैं, आप सल्लम फरमाते हैं अल्लाह के बाग के फूल है, तो उसको हम, तो जरा ये अंदाजा लगाइएगा हम कितनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो जब हम बच्चों को टैग लगा देते हैं ना, आप मुझे कहेंगे ना मैं मैथ में कमजोर हूँ, बिलीव यू मी मैं सारी उम्र मैथ में कमजोर हूँ। आप मुझे कहेंगे अंडे नहीं उठाने टूट जाएंगे, सारी उम्र मैं किसी नाजुक चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे बता दिया। क्यों मैं उस बात को मारना हूं? 7 साल तक का बच्चा टेप रिकॉर्डर होता है, जो आपने उसको बताना है, उसको आपने ये कहना है व्हाइट है, वो इसको व्हाइट मान लेगा। सारी दुनिया इसको ब्लैक के नाम से जानती है, क्योंकि आपने उसको कह दिया ये व्हाइट है, उसने मान लिया क्योंकि आप उसके लिए रिलायबल है।
भाई अच्छा आप उसके लिए कितना रिलायबल है ज़रा देखिए। कनाडा मेरा विज़िट हुआ, मेरी खाला की बेटी थी, उनकी बेटी ये 2018 की बात है। उनकी बेटी होगी कोई तब 4 सवा 4 या साढ़े 4 साल की मैक्सिमम होगी। बुक पे लिखा है एप्रिकॉट आगे आड़ू बना है। एप्रिकॉट के आगे आड़ू बना है। वो मैं कहा बच्चे ये आड़ू नहीं ये इसको वो एप्रिकॉट है। नहीं मामू टीचर टोल्ड मी दिस। इससे ये अंदाजा हुआ कि टीचर ज्यादा रिलायबल है किसी और रिलेशन से। तो बच्चा तो आपकी बात पे रिलाय कर रहा है जो उसको बता रहे हैं। आप उसको बता रहे हैं कि तुम मैथ में नालायक, वो मान गए मैं नालायक हूं क्योंकि टीचर ने बता दिया, आप उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। तो जब हम बच्चे को टैग लगा देते हैं ना, वो सारी उम्र अपने आप को उसमें सीधा करता रहे ना, वो या तो ऐसा होगा या फिर उसका वजूद यूं ही हमेशा जख्मी रहेगा उन निशानों के साथ जो आपने लगाए हैं। क्यों? क्यों? उसकी लॉजिक जरा देखिए। डॉक्टर के पास बंदा कब जाता है? मतलब जब कुछ खराब होता है। ऐसा ही है। ओके, तो हमने कहा ये क्या है? बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक ऐसा ही है ना? टबुला रासा बिल्कुल प्लान। दुनिया में वालदैन के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बच्चा। तो इसका मतलब हुआ डॉक्टर के पास कोई जब चीज जाती है वो कुछ खराब हालत में होती है। आपके पास जो चीज आ रही है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज और बिल्कुल सही हालत में है। और फिर मजे की चीज देखें, वालदैन आपको पैसे दे रहे हैं, साथ हाथ जोड़ अल्लाह के वास्ते इसे अच्छा इंसान बना। कर रहे हैं ऐसे, ऐसे ही करते हैं ना भाई। वो कहना नहीं मानता, इसे थोड़ा ना समझा, कभी इससे बात नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ आप डॉक्टर से ज्यादा बड़े हैं क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज आपके पास है। और खुदा ना खास्ता हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर हमने ये कर दिया और ये गलत साबित हो गया, माइट बी पॉसिबल इस वक्त जो बच्चा हमारे सामने जिसको हम स्लो लर्नर कह रहे हैं, जिसका कॉन्फिडेंस हमने खुद शेक किया है, माइट बी पॉसिबल ये ओनली अफोर्डिंग चाइल्ड फॉर द पेरेंट्स हो। भाई वो बाकियों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे पढ़ाना, या ये वो वाला शाइनिंग स्टार है जो पढ़ाई में अच्छा है बाकी सारे ऐसे ही। तो इसका मतलब हुआ इस वक्त जो आपके सामने बच्चा बैठा है इस पे इसके वालदैन का बुढ़ापा, छोटे बहन भाइयों का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। तो ये गलती हो गई तो हम एक बच्चा नहीं पूरी नस्ल तबाह कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को स्लो लर्नर बनाने में उस्ताद का अपना भी पूरा किरदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्लो लर्नर से हम ओवरकम किस तरह करेंगे, तो इसको भी बाद में देख लेंगे। यही चीजें हम रिवर्स कर देंगे, बेहतर करना शुरू कर देंगे, तो बच्चा जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारी इंशाल्लाह आएगी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। मेन सबसे बड़ी चीज वो है कि बच्चे जो स्लो लर्नर है उसको बेसिकली एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, ये टैगिंग हो गया। अब ये इस चीज को आप समझिए कि ये बच्चों को टैग लगाना कितना ये है जो डिसएडवांटेज हो सकता है बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। ओके, जरा आप ये देखिए, मैंने कहा मेरी इवन मैं मेरी पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एचआर प्रैक्टिसेस में है। अब पीएचडी में ना जो है सॉफ्टवेयर का आना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरे अभी भी वीक है। स्टैटिस्टिक्स का आना बहुत जरूरी है, मेरा अभी भी वीक है। तो लाजमी नहीं है कि हाँ मेरी रीडिंग पार्ट्स जो हैं वो अच्छी हैं, बेहतर हैं, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, उसको कर सकता हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर मेरे मेरे इतने वो नहीं, आल दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं आते तो मैं नालायक हूँ। इसका मतलब ये नहीं है स्टैट नहीं आती तो मैं नालायक हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों का किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। इसमें मेरा ख्याल एक वीडियो होगी वो देख सकते हैं, छोटी सी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो हो सकता है वो बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट ही ना हो, चूंकि आप वालदैन ने कहा वो चचा के बेटे के 98% आए थे, इसके भी हर सब्जेक्ट में 90। भाई वो चचा के बच्चे क्या आ गए, आप अपने बच्चे को मजबूर कर दो। मैंने ये एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज आपके साथ मैंने अपनी मिसेज को कहा, मेरी बच्ची बेटी है माशाल्लाह 8 साल की, सेकंड में पढ़ती है। मैंने उसको, मैं बेटी को ना वो अक्सर इस तरह माँ से पढ़ ली होती ना, माँ उसकी डांट रही होती, मैं कहता हूँ आजा मेरे पास। तो मैं बेगम को एक चीज कहता हूँ, मैं कहता हूँ पढ़ाई के हवाले से बच्चों पे कभी स्ट्रेस ना करना। ये कहीं नहीं लिखा ये बहुत काबिल होंगे तो अच्छा रोजगार मिलेगा, अगर मैं हो गया ना इनको भी मिल जाएगा। बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है खुश रखें, सोशल होना चाहिए। बाकी हाँ पढ़ाई में ये नहीं कि पढ़ाई में मेहनत करानी चाहिए, लेकिन हर वक्त का ये जो है ना स्ट्रेस बच्चों पे नहीं, पढ़ो पढ़ो। हमारे यहाँ बच्चा कब स्कूल में दाखिल होता है? 4 साल, 4.5 साल, शहरों में 3.5 3 साल के बाद। दुनिया में एजुकेशन में सबसे आगे कौन है इस वक्त? फिनलैंड। 2022 तक फिनलैंड था, अभी शायद मुझे कंफर्म नहीं है, शायद जापान जो है कुछ पॉइंट्स की वजह से आगे आ गया। फिनलैंड में बच्चा कब दाखिल होता है स्कूल में? वहां कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है जहां 7 साल से नीचे उम्र का बच्चा था, मतलब 7 साल के बाद बच्चा स्कूल में दाखिल होगा। हजूर की सुन्नत भी है, नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में देहात भेज दिया गया।
ताकि ज़हनी, जिस्मानी तौर पे नशोनुमा करे। हमारे यहाँ हम कहते हैं बच्चा मट्टी में ना खेले, सऊदीया में मट्टी पार्क बना दिए गए, कंपल्सरी कर दिया गया कि महीने में इतने आवर्स बच्चा मट्टी में खेलेगा, वालिदैन रिपोर्ट देंगे स्कूल को। हम हमने हमारे सिस्टम में खुद बनाया, हम कहते हैं जी इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इस्लामी स्टैंडर्ड्स, सोशल स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो ही नहीं कर रहे। अच्छा, हो सकता है बच्चे का वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही ना हो, हम ज़बरदस्त, लाज़मी नहीं है हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा हो। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मखसूस सलाहियत से नवाजा है, वो उसी में अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि जिस सब्जेक्ट में आप उसको स्लो लर्नर कह रहे हैं, माइट बी पॉसिबल ये उसका सब्जेक्ट ही नहीं है रेलेवेंट, उसमें वो इंटरेस्ट ही, हाँ, उसमें इतनी कोशिश हो कि कम से कम अच्छे स्कोर्स के साथ वो उसको कर जाए। अदरवाइज़ लाज़मी नहीं कि हर महीने 90, 80, 80, 90 उसमें करने हैं, ठीक है? वो सब्जेक्ट उसका रेलेवेंट नहीं है। जिस तरह घर में हम मिसाल के तौर पे अम्मी रोज़ ही बिरयानी बना दें, एक भाई तो मज़े वो उसको अच्छी लगती है, दूसरा कहता है नहीं जी आप कलेजी बनाएँ। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर अम्मी को बिरयानी अच्छी बनानी आती है तो सभी बच्चे बिरयानी ही खाना शुरू कर दें। किसी को नहीं भी अच्छी लगती भाई। तो कोई सब्जेक्ट किसी को नहीं भी अच्छा लगता। ओके, इसमें हम ना आई होप कि यहाँ होगी। ये ना सर इसको यहीं कहीं सेंटर में रख दीजिए। अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूँ कि कुरान करीम में कितनी आयत हैं तो क्या आंसर है भाई? शाबाश! भाई आपका आंसर होना चाहिए था, या तो आप कहते कि सर बिस्मिल्लाह के साथ या विदाउट बिस्मिल्लाह, या फिर आप कहते हैं सर बिस्मिल्लाह के साथ ही है विदाउट बिस्मिल्लाह ही है। तो इसका मतलब है उमुन बुकमुन जो भी है ना, कि इसको हम कहते हैं हीच के हीच, जैसे आए वैसे ही गए, जिस तरह हम दुनिया पे आए हैं ना, ठीक है? तो ये अल्लाह के बंदो, इस ये चैलेंज है जिसको हमने कबूल करना है जाके, यही तो हमने हो सकता है पहले दिन कोई वालिदैन प्रिंसिपल साहब के पास आ जाए कि ये क्या आपकी टीचर बता रही है, आज तक तो हमने उसमें कितना ही आसान हो, 5 मिनट में वुज़ू करे, 7 मिनट में उसको साथ लेके बैठे, क्या ये 114 सूरह है आपने बतानी है, हम लिख रहे हैं, वो बताएं, वो कहेंगे जी यहाँ के टीचर तो बड़े काबिल हैं भाई। सर देखिएगा ऑन है, लाइट जल रही है उसकी स्पीकर। इसका ना साउंड नहीं आ रहा, जरा ये आप रिकॉल करें, ये हमने देखा होगा ना, देखिए ये वीडियो पहले, ये जो बच्चा है, सॉरी सॉरी इसकी, देखिएगा यार फैजान भाई, अच्छा हो गया, ओके ओके। ये देखा है हमने, देखिए सर इसका क्या इशू था बच्चे का, क्या था भाई? शूज का, दूसरा ये कहता था मुझे ना अल्फाज जो है वो डांसिंग करते हुए वो दिखाई देते हैं। अब जरा ये देखिए वो क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस टीचर से इतना ज्यादा, शान, वो घबरा जाता है ऊंची आवाज से। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो है टीचर के लिए वो ये है, मिसाल के तौर पे कारी साहब आपके अलावा बाकियों से क्वेश्चन है, यहाँ मतलब हमारी साइड से, अगर मैं आपसे ये कहूं वाओ ताओ काफो लामो वाओ मुजो मुस्ला रुबा हाशा मीन अदाफी हिया तारा, समझाइए मैंने क्या कहा, समझ ही नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ,
बाओ ताओ काफो लामो वाओ मुंजो मुस्ला रुपा हाशा मिन अदाफी हिया हत्ताला। तो क्या कोई मतलब शतलब बनता नहीं? या मैं कहता हूं हिट द आयरन व्हेन आयरन इज हॉट। क्या बताएं? इसकी सलीस उर्दू बना बतानी है, मतलब नहीं। जो कहते हैं ना शायर ने ये कहा है, इसमें क्या कहा है शायर ने? ये तो समझ आ रही है, लोहे को तब हिट मारे जब वो गर्म हो। मतलब क्या है? अब अगर मैं आपसे ये कहना शुरू हो जाऊं कि आप तो बड़े नालायक हैं, इतनी दफा बताया फिर भी नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब तो ये है कि अपॉर्चुनिटी से तब फायदा उठाएं जब, कहते हैं ना, उभरते सूरज में उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा लें। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे उस्ताद हूँ, उस्ताद वाले अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि आप बच्चे बैठे हैं। बच्चा जो उस्ताद की जुबान नहीं समझता, बच्चे को समझाने के लिए यू विल हैव टू लोअर डाउन योर सेल्फ अप टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे को बच्चे की जुबान में समझाना है। हम तो उस्ताद वाले टैग में समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा, हम क्या कह रहे हैं? स्लो लर्नर है। तो भाई स्लो लर्नर है तो इसको दूर किस तरह करना है? अगर वो स्लो लर्नर है तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है? इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन क्या है? बच्चे के लेवल पे जाके पढ़ाएं। हमने कहा बच्चे को टैग लगाते हैं तो बच्चा स्लो लर्नर होता है, तो टैग ना लगाएं। इसमें सबसे बड़ी चीज और आखिरी चीज है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। लैक ऑफ एप्रिसिएशन। ओके। इस वक्त एक एजुकेशन स्टैंडर्ड है, उसकी कमेटी है टेक्निकल कमेटी 232, एजुकेशन एंड लर्निंग सर्विसेज। मैं भी इसका मेंबर हूं। स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारे ड्राफ्ट हमने इसके रिव्यू किए। अब गोरे की एक बहुत अच्छी चीज ये है, मिसाल के तौर पे हमारे एशियन कल्चर्स में क्या होता है कि आप अगर 95% 95% काम अच्छा कर ले और 5% जो है वो आपकी उसमें कमी कुताही रह गई है, तो हम डिस्कस ये कर रहे होंगे, ये नहीं करेंगे। गोरा क्या कहता है, हमने जब इसकी रिवीजन की हमें अंदाजा हुआ कि आपने 99% काम ठीक नहीं किया और 1% काम सही किया है, उस पे अप्रिशिएट करेगा पहले और इस पे क्रिटिसाइज नहीं करेगा, गाइडलाइंस देगा। हम क्या करते हैं? उसकी गलती को पकड़ लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या कहते हैं? सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। आसान जुबान में इसको कहते हैं एप्रिसिएशन। हमारे यहां हम कहते हैं लैक ऑफ एप्रिसिएशन है। हम पता क्या, बच्चे ने लिए 92% मार्क्स, अब मैंने साइकिल का वादा किया हुआ था लेके दे रहे, मैथ में तो आपके 75 है, सब में 92 होने चाहिए। भाई जितना क्या है, बच्चे को उस पर अप्रिशिएट तो करो। जब आप ऐसा करेंगे क्या होगा? कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाएगा। अगली दफा वो कहेगा ठीक है, अप्रिसिएशन तो मिलनी, कुछ छोटे छोटे काम पे, छोटी छोटी चीज पे बच्चे को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट क्या करना? शाबाश शमजा, आपने बहुत अच्छा किया। शाबाश अली, बहुत अच्छा। आइंदा से आपने पढ़ाना है, जब मैं नहीं होंगी ना, इन बच्चों को आपने पढ़ाना। शाबाश, आपने काम कर दिया। यही तो अप्रिसिएशन है। इस्लाम भी यही सिखाता है, साइंस भी ये सिखाती है, मैनेजमेंट भी ये सिखाती है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए। छोटी छोटी बात पे बच्चे को, ये सिर्फ बच्चे को नहीं, आपस में भी हम, कोई अच्छा हुआ है एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। मतलब 90% नहीं मिला, 10% मिल गया तो 10 पे अप्रिशिएट, जितना होता है उस पर अप्रिशिएट। ठीक है। अच्छा, अब वो मेरी बेटी है, उसको थोड़ा सा पाँव का इशू है, तो वो कहती बाबा जब भी वो रेस होती है ना तो मैं ना वो हार जाती। मैं कहा पुत्तू, जिस दिन खूबसूरती का मुकाबला होगा ना, देखना आप, तब जो आपको अल्लाह ने खूबसूरत इतना बनाया, तो आप बजाय उसको मैं कहूँ अच्छा नहीं, ये उसकी बेचारी को वो फील हो, तो कितना अच्छा है मैं उसको किसी और सेंस में वो लेके चलूं। तो ये हम, बच्चा अगर एक चीज में अच्छा नहीं है, उसे दूसरी चीज में अप्रिशिएट करें, ताकि वो भी वहां पे भी, अगर एक में हम उसको वो कर रहे हैं क्रिटिसाइज, वो दूसरों में भी खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लेकर, अब इसको ओवरकम किस तरह करना है? यही, अगर हम बच्चे को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, उसको टैगिंग से हटा दें। अच्छा देखें, कल एक एक जगह पे, कल मेरी गुजरांवाले में थी सेशन, तो वो एक बड़ा प्यारा सवाल आया, पहली दफा बड़ा मुनफरिद सवाल था कि सर देखिए, बाज़ दफा बच्चे को क्रिटिसाइज करना होता है ना, तो वो आपकी बात नहीं सुन रहा, इतने ज्यादा बच्चों में, फिर वो तो हर्ट होगा। तो मैं कहा आप उसको करें ही ना। आप क्यों? आप तो कैसे करें? मैं कहा अगर एक बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपने कहना है कि आइंदा से ये जो ना हमजा लेट से कोई, मुझे नहीं पता सर नाम, अगर मैच हो जाए तो आज के बाद ये हमजा, ये वाली चीज पढ़ाएंगे, हमजा ये करेगा, हमजा मेरा चाइनीज, इस तरह बच्चे को एंगेज करें। ठीक है। अच्छा, हमने
सेकंड के लिए स्टैंड कर पाए। कितनी देर के लिए? 7 सेकंड के लिए वो स्टैंड कर पाए। और इस एक्टिविटी के लिए हमारे पास 8 मिनट्स होंगे। कितने मिनट्स होंगे? 8 मिनट्स होंगे। 8 मिनट्स में ये हमें अपनी एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। जरा ये बताइए, अब इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? अच्छा, इसमें एक चीज और, इसमें हम कोई भी स्पोर्टिंग शीट्स को जिस तरह आप जो शेप देना चाहे, इट्स अप टू यू। किसी चीज की सपोर्ट नहीं लेंगे इसको स्टैंड करने में, कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमूमन वो होता है ना, लड़कियों के सर से खुफिया असला, कोई सुइयां पिन्ने वगैरह नहीं, कोई मटेरियल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ये शीट्स ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? 1 मिनट के बाद आपका टाइम शुरू होने लगा है। डिसाइड कर लीजिए आपने कहां जाके बनाना है। हर ग्रुप मुझे जो है इन्वॉल्व नजर आए, हर ग्रुप जो है पूरी तरह इन्वॉल्व हो, और जरा पता लगे एक्टिविटी हो रही है। हाँ, सही जा रहा है। वहाँ दस्या है यार की हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी का, दस्या टैग ना लाओ उन्होंने अपने। चले जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 8 मिनट की एक्टिविटी है, टाइम स्टार्ट। मैंने ना वालदेन को 10 मिनट का टाइम दिया था, थोड़ा सा मैं इसी को यूज कर लेते हैं। 10 बज रहे हैं, 15-20 मिनट लगा दें। ओके ओके, कैसा? सही सही सही। 2 मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट हैं बाकी। सारे हाँ, पानी का तो पहले से आप से शुरू हो गया। अंदर से है रह नहीं रही है। लास्ट 4 मिनट्स। भाई आप लोगों का ना मशवरा पहुंच रहा है ना आवाज पहुंच रही है, पार्टिसिपेट करें पूरी तरह। जी जी प्लीज। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने इस एक्टिविटी के फौरन बाद पूछना है। नहीं नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी ये फौरन, आप बहुत वेरी। अच्छा देखिए जरा एक मिनट, अब हम देखते हैं, पहले सभी अपने लिए क्लैपिंग करें, सभी जीत गए। अच्छा देखिए, अच्छा सर जरा इसको ये आप ले आएंगे इधर एक बार, कोई ले आप ले आए सर आप। अरे देख लिए सभी। अच्छा आप सभी जीते हैं, उसकी वजह क्या है? अच्छा वैसे ये देखिए, ये पूरा माशाल्लाह आप देखिए इस एक्टिविटी से हमने एक इनोवेशन की कश्तियों का पूरा खानदान बना दिया। बैठे। अच्छा हम सब ने टावर बनाए, किसी का इस फॉर्म में आ गया, किसी का स्टैंड नहीं हो पाया। कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, व्हेन आई वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इमीडिएटली मेकिंग रोल ऑफ द पेपर, क्योंकि बचपन से पराठा रोल, गोभी बच गई अम्मी ने रोटी में डालकर, दाल बच गई तो वो रोल रोल। अच्छा अब मुझे जरा ये बताइए,
मुझे ये बताइए कि जो आपने वो प्लानिंग की है वो जरा मेरे साथ शेयर करें। जो आप लोगों ने अपने अपने ग्रुप किए कि बच्चा ले आए, प्लानिंग के किस तरह बनाना है। रिटर्न में नहीं की तो किधर की है? माइंड में। सभी ने माइंड में की है। ओके ओके। सभी ने जो प्लानिंग है ना वो माइंड में की है। गांव में चौधरी साहब की बेटी की शादी है। चौधरी साहब गुलाम मोहम्मद, जिसको वो गामा कहते हैं, उसको बुलाते हैं, कहते हैं गामिया बेटी की शादी है, सारे इंतजाम तू कर देने। गामा कहता है चौधरी साहब मसला ही कोई नहीं, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी बेफिक्र हो जाओ। तैयारियां करते करते बिला आखिर वो बारात वाला दिन आ जाता है और बारात वाले दिन 7 के करीब मटन की देगे बनती हैं। गामा बड़ा खुश होता है कि भाई आज तो अयाशी करेंगे, मटन बना है। पहली देग खुलती है, गामा प्लेट लेके जाता है चौधरी साहब के पास। चौधरी साहब गामे का हिस्सा। चौधरी साहब कहते हैं गामिया क्यों परेशान होना है, तू साडे ज़हन दे विच है, माइंड दे विच है, रिलैक्स। गामा बड़ा खुश हो जाता है कि चौधरी साहब ने पता नहीं परात में देना है। दूसरी देग खुलती है, फिर गामा जाता है। चौधरी साहब कहते हैं गामिया क्यों परेशान होना है, माइंड दे विच है यार, दस्या है तैनूं, रिलैक्स रह। गामा तीसरी देग खुलती है, चौथी, पांचवी, छठी, गामा बार बार जा रहा है, यही अब आखिरी देग है, सातवीं और आखिरी देग। गामा परेशान, गामा गुस्से में, बहुत गुस्से में प्लेट उठाई, परेशानी में जल्दी जल्दी भागता भागता कि इससे पहले खत्म हो जाए। चौधरी साहब गामे का हिस्सा। चौधरी साहब कहते हैं गामिया किन्नी दफा दस्या यार, तू ज़हन दे विच है, माइंड दे विच है, क्यों परेशान होना है। गामा कहता चौधरी साहब रब दा वास्ता जे ज़हन चो कड्डो ते प्लेट विच पाओ। ये जो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग तब तक प्लानिंग नहीं है जब तक रिटर्न में नहीं है। शमीम, अच्छा नाम इत्तफाकन हो सकता है, मुझे मैंने ना पूछे हैं ना। शमीम की शादी हो जाती है, वो अपने उन्हों के साथ चली जाती है किसी और एरिया में, उनकी जगह रुकैया आती है। रुकैया आप कोई प्लान है ही नहीं, वो शमीम और मैं बंदे के साथ हूं, बाद में वो बच्चे मुतासर हो रहे हैं। अगर रिटर्न में प्लानिंग होती वो ये मसला ना होता। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप देखिएगा हम बच्चे को कहते हैं बच्चा स्लो लर्नर है, हमने अंडरस्टैंड कर लिया बच्चा क्यों स्लो लर्नर, हम टैग लगाते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम बायस हो जाते हैं। हम कम्युनिकेशन उस्ताद वाले अंदाज में करते हैं, बच्चे से बच्चे वाले अंदाज में नहीं करते। हमारे पास जो टीचिंग मेथड है हम उसी अंदाज में पढ़ाते हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल और है, बच्चा तो स्लो लर्नर होगा। हमने कहा उस स्लो लर्नर में भी हमने कहा 3 तरह के बच्चे हैं, जिसको नॉर्मल किड नॉर्मली बिहेव करते हैं, 2 तरह के बैड पेसर और डेट इमेज को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी हमने कहा बच्चे के साथ इन्वॉल्व होने को कहते हैं। और इन्वॉल्व कैसे होना है, बच्चे के लेवल पे जाके होना है। अब जरा मुझे ये बताइए, आप सब लेसन प्लान बनाते होंगे, आई होप कि आप लोग लेसन प्लान बनाते होंगे, ऐसा ही है। जरा अपने ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए और मुझे ये बताइए जो आप लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसमें ईयरली कितने एकेडमिक डेज आप काउंट करते हैं, कितने डेज का आपका ईयरली लेसन प्लान होता है, जरा बताएं मुझे। बना रहे हैं ना, अभी अंदाजा होगा। इवन आप वीकली बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं, जो भी, उनको कैलकुलेट करके बताएं कि साल के कितने दिन लेते हैं जो आपके टीचिंग डेज होते हैं। दो मिनट है, और इससे पहले एक दफा दोबारा सोच लीजिए और मेरे साथ कहिए कि जो इंसान खुद के साथ मुखलिस ना हो, दूसरों के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। चले अब बताइए, 2 मिनट है, जरा कैलकुलेट करें। 210 के करीब। जी, एक ग्रुप का आ गया हमारे पास जी। 200 है, ओके। पेंसिल का कमाल देखें जरा। जी, कोई प्लान नहीं बनाते भाई, बनाते हैं ना लेसन प्लान, तो बताएं फिर कितने डेज का बनाते हैं। आप वीकली को कैलकुलेट कर लें, मंथली को, मुझे साल का बताना है, साल में कितने डेज होते हैं। तुक्का ही लगा ले भाई, 2 से। और और
अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अब जरा मुझे ये बताएं, बच्चा कैसे ना स्लो लर्नर हो जब 144 दिनों का सिलेबस ही आपने 210 230 पे किया हुआ है। साल के दरमियान में पता चलता है कि टोटल तो 144 दिन पढ़ाना है, तो जो उसने एक एक स्टेप लेना था उसको कहते हैं 4 स्टेप ले, किसी स्टेप पे गिर गया वो तो डर के बैठ जाएगा, कैसे जाएगा आगे। हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि हमने क्या ब्लंडर मारा है, हम कहेंगे बच्चा स्लो लर्नर। हमारे यहां तो एकेडमिक ईयर ही 144 डेज का होता है, तो भाई हम किस तरह ये कर रहे हैं, कभी सोचा इस अंदाज से। बच्चे को किसने स्लो लर्नर बनाया, हमने। उसकी रूट काज हम है, उसका सोल्यूशन हम है। इसका मतलब है बच्चे को इफेक्टिव बनाना। अच्छा जरा देखें एक और चीज, बच्चा स्लो लर्नर क्यों है, आउटकम और आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है। आउटकम जो हो जाता है, आउटकम जो आ जाता है, क्या डिफरेंस होता है भाई। आउटपुट जो होता है, याद रखिएगा, आउटपुट हमेशा क्वांटिटी पे फोकस करता है। किस पे, क्वांटिटी पे फोकस करता है। और इसका मतलब होता है वट एवर यू हैव अचीव्ड, जो जैसे जिस तरह आ गया। जबकि जो आउटकम होता है ये क्वालिटी पे फोकस करता है। इसका मतलब है द डिजायर्ड रिजल्ट्स यू वांटेड टू अचीव, जिस तरह आप चाहते थे वैसे ही हुआ। इसका मतलब ये जो आउटकम है ये क्वालिटी पे फोकस करता है और आपके डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं उन पे फोकस करता है। तो एजुकेशन में अनफॉर्चुनेटली बच्चे को स्लो बनाने के लिए हमने यही कर दिया, क्वांटिटी पे फोकस किया, क्वालिटी जो उसकी मुतासर हो रही थी। क्यों, क्योंकि हम अपना ये प्लान ही प्रॉपर नहीं कर पा रहे। और अगर ये हो रहा है तो ये कहां पे है, इसे हमने कहां पे लेके आना है भाई, रिटर्न में लेके आना है। तो हम मेरे को जेन से निकाल दे, रिटर्न में लेके आना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन। अब जरा देखें, कोई क्वेश्चन गमे के वाले से नहीं। अब देखिए, ये जो हमने एक्टिविटी की थी ना, ये एक्टिविटी की थी, ये असल में ये सॉल्यूशन है कि बच्चे को हमने, किसी भी तरह का बच्चा है, इसमें हमने नॉर्मल किड्स भी शामिल है, किसी भी तरह का बच्चा, भले स्लो लर्नर है, डिफरेंटली एबल्ड है, किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का, किसी भी एज का, उसको इस सारे फेनोमिना से बाहर किस तरह लेके आना है। इसकी 5 स्टेजेस हैं और इसको हम कहते हैं पीबीएल। क्या कहते हैं, पीबीएल। ये मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। सबसे पहली स्टेज है इनिशिएट करना। क्या करना, इनिशिएट करना। हमने कहा जी ये टावर बनाएंगे, हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, आपने जो सबक पढ़ाना है, जो भी मजमून है आपका, इनिशिएट किया। उसके बाद जी प्लानिंग, क्या, प्लानिंग। अब जरा ये देखिएगा कितनी, उसके बाद एग्जीक्यूशन, क्या है उसके बाद, एग्जीक्यूशन। जरा मजे की चीज देखिए, हमने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया टावर वाला, हमने इनिशिएट किया, हमने प्लानिंग की ही नहीं, हम एग्जीक्यूशन पे आ गए। और जबकि रिसर्च ये कहती है भले 1 मिनट की भी एक्टिविटी है उसका 52% तक का टाइम आप प्लानिंग पे लगा सकते हैं। हम प्लानिंग तो करते ही नहीं, हम तो एग्जीक्यूशन वाली साइड पे रहते हैं। तो जरा मुझे ये बताइए, जब हम डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे चले गए, उसके बाद होती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, सॉरी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। क्या होती है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग जो बेसिकली होती है, ये आप इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं, ये आपका ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्या होता है, ऑन गोइंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। यही आपको बताता है कि भाई कौन सा बच्चा स्लो लर्नर और क्यों है। फैजान साहब ने काम कर दिया, मैंने नहीं किया, आप चेक कर रहे हैं ना मैंने क्यों नहीं किया, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैंने क्यों नहीं किया। उसके बाद होती है इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन को, ये इवैल्यूएशन का ग्राफ इस तरह बनता है, कुछ पढ़ाया, गैप दिया, फिर टेस्ट क्या, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअल, वो थी कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं कंटिन्यूअल इंटरवल असेसमेंट, इसको सबमेटिव असेसमेंट भी कह रहे हो। ठीक है, आप उस स्लो लर्नर को एक्टिवेट करने के लिए डेली उसका होमवर्क, क्लास वर्क, उसको एंगेज कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस भी तो गेज करेंगे ना भाई, महीने बाद 2 महीने बाद वो किस तरह वो कर रहा है। उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं। लेकिन जरा मुझे ये बताइए, जब हमने प्लानिंग ही नहीं की तो उसकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किस तरह करेंगे, हमें अल्टीमेट पिक्चर ही नहीं पता क्या बनेगी। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अमूमन मिस कर देते हैं। और प्लानिंग का ये प्रैक्टिकली नजर हमने देखा कि हम अमूमन प्लानिंग में है तो बहुत ज्यादा फुकदान कर देते हैं। क्लियर। अब 2 हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन भी होंगे तो आई मोस्ट वेलकम। कि अभी आपका वहां से 2 क्वेश्चन थे, बड़े रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो लेते हैं। उसके बाद अगर और किसी का क्वेश्चन है हमारे बिहाफ पे, ये फिलहाल ये टॉपिक हमारा क्लोज है, लेकिन इसको अभी वाइंडिंग, हम जो है वाइंडिंग अप करेंगे। इससे पहले अगर किसी कोई क्वेश्चन है, मीनवाइल फैजान भाई अटेंडेंस वगैरह आप करवा लीजिए, करवा लीजिए। जी मिस आपका क्वेश्चन था एक, कौन सा।
कॉम्पिटेंस लॉज कैलिबिलिटी उनकी कैपेबिलिटी क्या है जी। हम्म। हम्म। अच्छा, इनका इनका इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इसको हम बहुत ही सिंपल अंदाज में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पे मैंने कोई कलरिंग की हो, ये सारी रेड हो ग्रीन हो, या वो बेहतर है या चार पांच कलर मिक्स हो वो ज्यादा खूबसूरत लगेगी? चार पांच कलर मुख्तलिफ आंखों को अच्छे लगेंगे। घरों में अगर हम परिंदे वगैरह रखें ना, एक ही कलर के होंगे जी, मुख्तलिफ कलर के होंगे आंखों को। फूल जिस तरह गार्डन में हम एक कलर की मुख्तलिफ कलर के लगाते हैं। हाँ, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? देखिए, अगर हम बच्चों के ये सेक्शन बना दें कि ये जिस तरह कैटेगरी ये कैटेगरी के बी सी, सबसे पहला आंसर उन्होंने खुद कर दिया, साइकोलॉजिकली वो बच्चा डैमेज होगा। मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो कहेगा मैं हूं ही नलायकों की दुनिया से। तो ये कंसेप्ट टैग लगा दिया आपने कि तुम नलायक हो। ये टैग हो सकता है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, अभी कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, तो पहला टैग तो आपने ही लगा दिया कि आप सी कैटेगरी में हो। अच्छा, दूसरी साइड पे उस टीचर को भी अंदाजा हो गया कि ये एमए ही है, इनको एमए ही पढ़ाना है। जब हमने एक बच्चे को वो हमने क्लास डिफरेंस खुद ही क्रिएट कर दिया, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस चीज को मना करते हैं। दूसरी साइड पे साइंस कह रही है साइकोलॉजिकली ये बच्चे को डैमेज कर दी। अच्छा, अब एक ही क्लास में मैं आई विल रिकमेंड कि एक ही क्लास में तमाम बच्चों का मिक्स हो। क्यों? अच्छे से जो नीचे वाला है वो भी सीखेगा, टीचर भी असिस्ट होगी, कॉम्बिनेशन प्रॉपर बनेगा, मेहनत जो है वो अच्छी तरह बच्चे कर सकेंगे। असल एक चीज है ना जो जिसको हम कहते हैं पेयर लर्निंग या ग्रुपिंग। टीचर से ज्यादा आज की स्टडीज कहती है बच्चा बच्चे से ज्यादा सीखता है। उनका वो कम्युनिकेशन लेवल एक होता है ना, बच्चा बच्चे से ज्यादा सीख रहा है। तो आई विल रिकमेंड कि एक ही क्लास में तमाम तरह के बच्चे होना चाहिए। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी से ब्यूटी आती है। डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है किसी भी दो इंसानों के दरमियान किसी भी वजह से कोई डिफरेंस, मेल है फीमेल है, मैं लाहौर से हूँ, आप यहाँ फैसलाबाद से हैं जी, कोई बी है, कोई एम है, कोई पीएचडी है, कोई जी जिम्मेदार है, कोई टीचर है, कोई जी ट्रेनर है, सारी डाइवर्सिटी है। कोई जी ज्यादा दीनी लिहाज से उसका पर्सपेक्टिव है, कोई दुनियावी ये डाइवर्सिटी किसी भी तरह से दो इंसानों के दरमियान। और डाइवर्सिटी को कहा जाता है कि डाइवर्सिटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कम्पिटेटिव एडवांटेज है। कम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनाइजेशन आपका जैसे काम करके वैसे और कोई नहीं करता। तो इसका जब रिसर्च ही ये कह रही है कि डाइवर्सिटी बहुत बड़ा कम्पिटेटिव एडवांटेज का सोर्स है, तो भाई आप इससे क्यों बेनिफिट नहीं ले रही? आप क्यों नहीं बेनिफिट ले रही? कितना अच्छा है कि एक मेरी तरह का एवरेज बच्चा आपने टैलेंटेड बच्चों के साथ बिठा दिया, आपसे भी सीख रहा है, उससे भी सीख रहा है। तो उससे क्या हो रही है? सोशल लर्निंग, जो हमने कहा कंपिटेंस सबसे बड़ी कंपिटेंस है उनकी, सोशल स्किल्स, वो सोशल लर्निंग हो रही है। आई होप के जो पॉइंट क्लियर है जी। यहां से अमित साहब का भी था क्वेश्चन, पर साहब मेरी तरह क्या है? मतलब मेरी तरह है। अच्छा। हम्म, हम्म, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे बात कहूँ, अभी आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, प्रिंसिपल साहब भी खड़े हैं और बाद में उन्होंने कहना ये सर ने कैसी बात कर दी। मेरे साथ मैट्रिक में जो दोस्त फेल हो गए थे ना, वो आज मुझसे पैसे के रुतबे में बहुत आगे। किसी ने फैक्ट्री बना ली, किसी ने वो। अच्छा, असल में ये नहीं, जब एजुकेटेड बंदा कहीं बैठा होता है ना, अगर आज मैं उनकी कम्युनिटी में बैठा हूँ, जब डिस्कशन हो रही होंगी तो डेफिनेटली दे विल फील कि नहीं हमें भी पढ़ लेना चाहिए था। मतलब एजुकेशन की ये इंपॉर्टेंस है। जब एक कम्युनिटी में आप बैठे होते हैं, आपका सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स जो होती है उससे अंदाजा, और जो डाटा बेस्ड एनालिसिस आपका होता है उसका बहुत मैटर वो करता है। अच्छा, ये जो चीज है ना कि जी कुछ बच्चे वाकई ही ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता और हम नहीं पैदा कर सकते।
आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों का टीचर्स के लिए ये रिकमेंडेशन है, इमीडिएटली आप प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें। और प्रिंसिपल ये थोड़ा बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वालदैन इस चीज को नहीं मानेंगे, किस तरह हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। आप जो प्रिंसिपल है वालदैन को बताएगा। अच्छा, इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट, और मजे की बात यह है, ये जो डिग्री होल्डर है उनसे ज्यादा कमा रहे हैं और इनकी डिमांड बाहर भी ज्यादा, यहां पे भी ज्यादा है। हम एक वर्ड बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप, ये आप देखिएगा कितनी मजे की चीज है। और ये गवर्नमेंट ने इनके लिए टेबटा, पिटैक, पीआईक्यूसी और बहुत सारे इस तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों के लिए ये इंस्टीट्यूशन ओपन किए हुए। अब इन इंस्टीट्यूशन का फायदा क्या है? बच्चा एजुकेट भी हो रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है जिस दिन से वो काम सीखने गया, उसकी सैलरी उसी दिन से उसको मिलना शुरू होगी। अब ये क्या होता है कि ये जब इनको इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलती है, जब ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्रीज भी मिल जाती है, रोजगार भी जो नॉर्मल दूसरा ह्यूमैनिटीज वगैरह में जिसने डिग्री ली होती है उनसे ज्यादा बेहतर होता है। तो टीचर की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब ऐसा बच्चा देखे इमीडिएटली रिपोर्ट टू प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल साहब की ये जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आपका बच्चा इस एरिया में बहुत अच्छा, और इस एरिया के लिए इस तरह के ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, अभी से अर्न भी करेगा और ज्यादा सीख जाएगा। ये इसी पर्पज के लिए बेसिकली बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है जी? और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? या तो बहुत अच्छी समझ आ गई, या तो फिर वही इंच के इंच। जी प्लीज। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ना इनका दो, एक तो वैसे ये कि पहली चीज ये, क्या आप उन बच्चों की कसम तोड़वाना चाहती हैं? अच्छा, दूसरी ये जो आपने निशानदी की है ना स्लो लर्नर की, या जिसको हमने कहा डिफरेंटली एबल, सबसे बड़ी निशानी ये है, दूसरों को तंग करेगा, हर वक्त आपके पास आके जुड़ा रहेगा, गैर जरूरी क्वेश्चन करेगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कभी कभार कर, जो बच्चा मुसलसल ऐसा कर रहा है इसका मतलब वो ये वाला वो बच्चा डिफरेंटली एबल है, दूसरों को तंग कर रहा है, इस इंतजार में बैठा है कि कोई उसे छेड़े और वो लड़ाई झगड़े के लिए, ये सारी इसकी निशानी है। अच्छा, इसका सबसे प्यारा अगर मैं जो आंसर देना चाहूँ तो एक वीडियो है, अगर वो आप इसका, मैं यही कहूंगा कि ये भी टीचर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पहले ये अंडरस्टैंड करे कि वो उनमें से किस कैटेगरी का, डे डिमर तो नहीं है, बैड पेसर तो नहीं है, या फिर दूसरी साइड पे ऐसा बच्चा तो नहीं है जो अभी इन्होंने क्वेश्चन किया बिजनेस माइंडेड या किसी और टेक्निकल स्किल्स का बच्चा है। तो इनका मतलब एक ये हो सकता है, ये अंडरस्टैंड करें। अगर ये चीजें अंडरस्टैंड कर लिए तो उसके बाद इसका सबसे प्यारा आंसर हमें इस वीडियो में मिलेगा। ये, अच्छा थोड़ी साइलेंस चाहिए, इसकी आवाज थोड़ी कम होगी, तो ये साइलेंस चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मैं इस वीडियो को ये समझता हूँ, इसके बाद हम इसको वाइंड अप, सर इसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप। इसमें मैं ये समझता हूँ ये टीचर के लिए बहुत बड़ी कसौटी है, अगर उसे टीचिंग में रहना है तो ये उसकी सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट है। ये वीडियो आपने देखनी है और देखना है क्या हम इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। ये मिस इसमें आपका आंसर भी है। और ये जो आपने कहा था ना कि वो मिक्स, सब ये जरा देखिएगा कि सब बच्चों को मिक्स करके, जी प्लीज। फिर वो असल में वो एक ना, अब उसमें उनकी काउंसलिंग की जरूरत, जो अडल्ट अगर हो गया जिस तरह 8वीं 9वीं में ना, उनकी काउंसलिंग की जरूरत होती है। और आई विल रिकमेंड के 9वीं 10वीं पे खवातीन ना पढ़ाए, जो ऐसे बच्चे होते हैं। हाँ, अब वो अगर हो जाए तो उसमें काउंसलिंग ना मेल हजरात से उनकी काउंसलिंग थोड़ी, जी जी ठीक है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ये जिम्मेदारी लगा दी, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होगी, जबरदस्त। यानी बड़ी अच्छी ये, अब देखिए यही तो आपने बच्चे को इन्वॉल्व कर दिया, तो ये आपने, नहीं बहुत जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है, बेहतरीन है। सॉरी सॉरी। अच्छा, ये देखिए, ये हमने कहा, इसके बाद इसको फिर हम वाइंड अप इंशाल्लाह करने हैं।
हुआ कुछ अंदाजा कि कैसे ऐसे? अब देखें, ये इसमें सारे वो बच्चे हैं जो मिक्स है, डाइवर्सिटी जो हमने कहा, टीचर ने सबको इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इसका मतलब है अगर हम पढ़ाने का अंदाज इस तरह के, जब बच्चे को फील ही ना हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अभी नो मोर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा अगला एक सेशन है। अब इसको ना वाइंड अप करते हैं। सपोज कीजिए हमारे यहाँ आस-पास में एक कोई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ओपन हुई है और उन्होंने उन्होंने देखा ये बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ के टीचर्स को उन्होंने ऑफर की कि यहाँ के 50 टीचर्स जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक टूर पे 2 दिन का टूर है, उनको लेके जाएँगे, क्योंकि इससे फ़ायदा उनको क्या है कि उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी। और नॉर्मली वैसे इसका वो 35 से 40,000 और लोगों से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग हो जाएगी ना कि टीचर जाके पब्लिसिटी करेंगे, नहीं बहुत अच्छी सर्विसेज़ है और इस तरह। अच्छा, ये जो बस है, ये महदूद ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। बस जो है उसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो सीटें हैं उसमें लगी हुई, बिल्कुल उसी तरह की जो हमारे ड्राइंग रूम में पड़ी होती है, अम्मी बैठने नहीं ना देती, कपड़ा पड़ा होता है। उस तरह की मज़ेदार सीटें हैं उसमें। खाने-पीने में दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, चना चाट, बिरयानी, फिश, मटन, कोल्ड ड्रिंक सभी चीज़ें हैं। और जिस रास्ते पे उसने जाना है, नदियाँ, नाले, पहाड़ आप चारे और बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं। हल्की-हल्की हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है। और आप लोगों को कहा जाता है कि आप में से कितने लोग हैं जो इसमें, हाँ, घर वालों ने इजाज़त भी दे दी सभी, इजाज़त का मसला है, मिल गई सबको इजाज़त, ठीक है? स्कूल ने भी 2 दिन के लिए ऑफ कर दिया। तो आप में से कितने लोग हैं जो इस महदूद ऑफ़र से फ़ायदा उठाने चाहते हैं? हाँ, तो हल्का सा हाथ खड़ा कर दें ताकि कोई ऐसा है जो, कोई होते हैं ना कहते हैं नहीं वॉमिटिंग आती है तो वो निकाल के, बाकी सभी जाना चाहेंगे? जब शायद को इस चीज़ का इल्म होता है कि इतने बड़े स्कूल के टीचर इस सफ़र पे जाने के लिए रवाना हुए हैं, तो वो कहता है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। अल्लाह के बंदो, ये नहीं पूछोगे बस जा कहाँ पे रही है? मंजिल का तयन नहीं पूछोगे, तो इसका मतलब ये हुआ ज़िंदगी में जो हम रोना रोते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट की छोटी-सी डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जिसको करने या ना करने से आप अपनी मंजिल के करीब हो जाएँ। इसका मतलब ये हुआ इंपॉर्टेंट को समझने से पहले मंजिल का होना ज़रूरी है। अगर असातिज़ा के पास उनकी मंजिल नहीं है, तो बच्चों को किस तरह कहेंगे कि आएँ हमें तुम्हें बेहतरीन मुस्तकबिल देते हैं। ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा, बहुत ये गौरतलब बात है। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अटेंडेंस जो है वो काइंडली आप करवा दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच।